आइए आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को देखते हैं। यह हमारे 12th के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है उसको अच्छे से देखते हैं। फ्लूइड फ्लूइड मीन्स होता है आपका तरल। फ्लूइड मीन्स क्या होता है? तरल। ठीक है। तो फ्लूइड मीन्स जो फ्लो करे, जो फ्लो करे मतलब जिनमें बहने का गुण हो, जिनमें बहने का गुण हो, जिनमें बहने का गुण हो उन्हें हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब बहने का गुण किसमें किसमें होता है? द्रव में होता है और गैस में होता है। हमारी द्रव भी बहती है और गैस भी बहती है, लेकिन हम इस चैप्टर में केवल द्रव को पढ़ेंगे, लिक्विड को पढ़ेंगे। इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस कैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, गैस की काइनेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे, द्रव कैसे फ्लो होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहली हेडिंग कि आदर्श द्रव क्या है। अब आप द्रव जानते हो, द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन एवं आकार दोनों नहीं, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित। ठीक है, उसे द्रव कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड में हमारा दोनों आता है। जो बहने का गुण रखता हो उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। हमारा द्रव भी आता है और गैस भी, लेकिन हम द्रव को इसमें पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में गैस को पढ़ेंगे। आदर्श द्रव, ठीक है, आइडियल लिक्विड। हम लोग आदर्श द्रव कहेंगे, किसे कहेंगे? ऐसे द्रव जिनको दबाया ना जा सके, यानी जिन पर दाब लगाने पर वो दबे ना, उनके आयतन में परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहते हैं, यानी ऐसे द्रव जो क्या हो? असंपीड्य हो। असंपीड्य हो मतलब दाब का प्रभाव लगभग नगण्य हो। लगभग कैसा हो? नगण्य हो, मतलब उन पर दाब का प्रभाव ना पड़े। सेकेंड, उनकी श्यानता, उनकी क्या? श्यानता शून्य हो। श्यानता क्या हो? शून्य हो, मतलब वो अश्यान हो। क्या हो? वह अनश्यान्य हो। ठीक है, अनश्यान मतलब जिनकी श्यानता का हो शून्य हो। श्यानता मतलब नीटा का मान जिसका शून्य हो उसे हम असान्य कहते हैं। अभी हम श्यानता इसको देखेंगे बढ़िया से कि अश्यानता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श द्रव किसे कहेंगे? जिसको कभी दबाया ना जा सके दाब लगा करके, और जिसकी श्यानता जो है, श्यानता क्या हो? शून्य हो, या आसान्य द्रव। क्या हो? आसान्य द्रव। ठीक है, अगला हमारा द्रवों में प्रवाह। ठीक है, द्रव का प्रवाह। जो द्रवों का प्रवाह होता है वह दो टाइप का होता है। पहला है रेखीय प्रवाह, जिसे कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम लोग, अंग्रेजी में लैमिनार फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, दूसरा हमारा होता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। कौन सा? विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा कोई पाइप है। ठीक है, और इसके लिए ये हमारी पाइप है। ठीक है, इसमें द्रव बह रहा है, तो हम यहाँ पर ध्यान दें। ठीक है, तो जो द्रव का कण यहाँ से जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब इस बिंदु पर हम ध्यान से देखें, इस बिंदु से जितने कण गुजर रहे हैं वो सभी आगे उसी रास्ते से होकर जाएंगे। मतलब अगर इन कणों को हम यहाँ देखें तो फिर से वो सभी कण हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब इस बिंदु से जितने भी कण आगे जा रहे हैं, जितने भी कण जाएंगे वह उसी लाइन में चलते चले जाएंगे। कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, कोई आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी किसी एक बिंदु से
एक बिंदु में होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। मतलब एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक ही पथ पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण कहाँ चलेंगे? एक ही पथ पर चलेंगे। ठीक है, एक ही पथ पर चलते हैं। ठीक है, एक ही पथ पर चलते हैं। अगर एक ही पथ पर चलते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे कोई कण है, मान लीजिए यह यहाँ से गया, तो इस बिंदु पर जो गया वही आगे हम इसको यहाँ पे देखें तो सेम कण इस रास्ते से भी जाएगा और इसके पीछे जितने भी कण आगे पीछे रहेंगे वो सभी इन्हीं रास्तों पर जाएंगे, यानी एक ही रास्ते पर जाएंगे। ऐसे अगर यहाँ पे देखें कोई कण जा रहा है तो इस रास्ते से, इस बिंदु से जितने भी कण होके जाएंगे वह आगे भी एक ही रास्ते से होकर जाएंगे। तो एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण अगर एक रास्ते में चलें, एक पथ पर चलें, तो उसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, स्ट्रीम लाइन प्रवाह कहते हैं। और इस पथ को, जिस पथ पे चल रहे हैं, और इस पथ को, जिस पथ पे चल रहे हैं, इस पथ को रेखीय पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा रेखीय पथ कहते हैं, धारा रेखीय पथ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कण जिधर से जाएगा उसके पीछे बाकी सभी जाएंगे, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो। यहाँ पे विक्षुब्ध प्रवाह, यहाँ पे कोई भी द्रव जा रहा है, ये द्रव का कण है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर घुमा रहा है, या यहाँ पे या यहाँ पे, यानी इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती। यानी यहाँ पे क्या है, जो द्रव के कण है वह टेढ़ी मेढ़ी गति होते हैं। द्रव के कण टेढ़ी मेढ़ी, इसको आप अंग्रेजी में हो सकता है जिग जैग मिल जाए, जिग जैग मोशन करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। तो उस प्रकार के प्रवाह को हम लोग द्रव का विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। कौन सा प्रवाह कहते हैं? द्रव का विक्षुब्ध प्रवाह। इस प्रकार की प्रवाह में आपको भंवर देखने को मिलेगी। नदियों में जैसे भंवर बनता है वह भंवर देखने को मिलेगी। तो विक्षुब्ध प्रवाह में कण कोई भी कहीं भी जा रहा है, आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे टर्बुलेंट कहते हैं, अंग्रेजी में टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यानी यहाँ पर अनियमित गति होती है। कैसी गति होती है? अनियमित, अनियमित गति। ठीक है, यहाँ पे कणों की अनियमित गति होती है, कोई कहीं भी आना जाना। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे प्रवाह थे। ठीक है, इन प्रवाहों को बताने के लिए हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है रेनाल्ड। उन्होंने क्या कहा? रेनाल्ड, ठीक है, इन्होंने एक नंबर दिया रो डी वी अपॉन नीटा, इसको हम कहते हैं रेनाल्ड नंबर। ठीक है, या रेनाल्ड संख्या, रेनाल्ड संख्या, अंग्रेजी में रेनाल्ड नंबर। ठीक है, ये होता है रो डी वी अपॉन नीटा, जहां पे रो क्या है? द्रव की डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब घनत्व। ठीक है, और डी क्या है आपका? जिस पाइप में बह रहा है उसका व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, वी क्या है? जितने बेग से बह रहा है। नीटा क्या है? नीटा जो है श्यानता गुणांक। नीटा क्या है? श्यानता गुणांक है। ठीक है, आगे हम अभी देखेंगे श्यानता गुणांक किसे कहते हैं। तो इन सब का मान अगर आप इसमें रख दो तो आपको जो प्राप्त होगा एक मान आएगा। और ये क्या है? ये इसकी कोई मात्रक नहीं होती। ठीक है, ये बीमाहीन है। कैसी है? बीमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, जब आप ऊपर और सबका मात्रक रखेंगे तो मात्रक कट जाएगा, एक नंबर है, एक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि धारा रेखीय प्रवाह यानी लैमिनार फ्लो और विक्षुब्ध प्रवाह मतलब टर्बुलेंट फ्लो को बताने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, एक नंबर है जिसे हम रेनाल्ड नंबर कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि रेनाल्ड संख्या 2100 से कम आती है, कितने से? 2100 से कम आती है, तो 2100 से कम आती है तो जो प्रवाह होगा वो आपका लैमिनार होगा। कैसा होगा? लैमिनार, यानी धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, 2100 से कम धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है,
दूसरा, अगर जो है रेनॉल्ड संख्या ये 2100 से ज्यादा हो तो प्रवाह ये कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा, यानी विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह मतलब उसमें कोई भी कण कहीं भी आना जाना उसका रहेगा। ठीक, आपको हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो ये जो इसको हम लिख दे रहे हैं नीचे, दूसरा नंबर हमारा, यदि रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड संख्या आपकी 2100 से ज्यादा हो तो जो प्रवाह होगा वह टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट कैसा होगा, टर्बुलेंट मतलब विक्षुब्ध प्रवाह होगा। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर एक रेखा में धारा बह रही है, मतलब एक बिंदु से जितने कण जा रहे हैं सभी एक ही रास्ते जा रहे हैं, तो धारा रेखीय प्रवाह। और अगर कोई कण कहीं भी गति कर रहा है, तो अनियमित गति कर रहा है, तो विक्षुब्ध प्रवाह। इसको बताने के लिए हमारे पास रेनॉल्ड संख्या है, उसमें हम लोग सबका मान रख देंगे, रो डी वी एन, नीटा श्यानता गुणांक है। अगर हमारा ये 2100 से कम आया तो पहले वाला विक्षुब्ध प्रवाह, अगर 2100 से ज्यादा आया तो टर्बुलेंट फ्लो यानी विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो हम लोग v का मान बढ़ाएंगे, बेग, आप जानते हैं जहाँ पे बेग ज्यादा रहता है वहां पे हलचल ज्यादा रहती है, तो अगर बेग बढ़ाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा, है ना, टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा। अगर आप डी माने ब्याज बढ़ा दो तब भी टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा। श्यानता मतलब क्या, आप उसका श्यानता गुणांक कम कर दो तब भी आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर 2100 से कम रेनॉल्ड नंबर तो लैमिनार, 2100 से ज्यादा तो टर्बुलेंट। ठीक है, आगे आइए, अगली हेडिंग लिखिए, क्रांतिक वेग। इसी से संबंधित है, द्रव का क्रांतिक वेग। जिंदगी में आपको कहीं भी क्रांतिक दिखे जिसका क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जिंदगी में कहीं भी आपको क्रांतिक दिखे, क्रांतिक वर्ड हिंदी में या अंग्रेजी में दिखे क्रिटिकल, तो आप इसको समाज से जोड़ लीजिए। जैसे कहते हैं कि वो बीमार हैं लेकिन बहुत क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल का मतलब है कि आर या पार, क्रिटिकल का मतलब आर या पार, या इस पार या उस पार, हमेशा यही समझ आइए कि या इस पार या उस पार। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा क्रांतिक कोण, क्या, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, अगर आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि यह किरण यहीं से होके जाती है, यह किरण यहीं से होके जाती है, एकदम 90 अंश कोण बनता है ये पढ़े आप। तो इस वाले कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, थीटा सी क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी ये क्या है, एकदम बॉर्डर लाइन है, अगर इससे ज्यादा कर दिए तो इधर आ जाएगी, यानी इस पार आ जाएगी, अगर इससे कम कर दिए इस पार चली जाएगी। यानी इस कोण से जरा सा अगर ज्यादा हुआ तो इसमें चली जाएगी, इस कोण से जरा सा कम हुआ तो इसमें चली जाएगी, यानी ये क्या, आर पार की लड़ाई है। ठीक है, ऐसे आप पढ़े होंगे क्रांतिक ताप, क्या पढ़े होंगे, क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप वह ताप होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई गैस है, ठीक है, तो क्रांतिक ताप वह ताप होता है जहां से पहले आप इस पर दाब लगाएं, जहां से पहले आप इस पर दाब लगाएं तो वह द्रव बन जाएगी, लेकिन यहाँ के बाद अगर थोड़ा सा भी तापमान बढ़ गया तो आप कितना भी दाब लगा दीजिए, अब वह द्रव नहीं बन सकती। क्रांतिक ताप मतलब क्या, क्रांतिक ताप मतलब क्रिटिकल, कि इसके इधर दाब लगा दोगे, दाब लगा दिए, क्योंकि आप जानते हैं कि द्रवों पर अगर दाब लगाया जाए तो वह धीरे धीरे सॉलिड बन जाते हैं, या गैसों पर अगर दाब लगाया जाए तो वह लिक्विड बन जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। तो अगर एक निश्चित तापमान पर जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये क्रिटिकल तापमान है, क्रांतिक ताप है। ठीक है, अगर इससे जरा सा भी कम हुआ, है ना, इसके जरा सा भी कम हुआ और आप दाब लगाएं तो आपको द्रव मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर 101 हुआ तो आप कितना भी दाब लगा दीजिए अब आपको द्रव नहीं मिलेगा।
ठीक है, लेकिन 99 पर आपको द्रव मिल जाएगा। यही क्रांतिक, क्रांतिक का मतलब आर या पार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्रांतिक वेग आया। क्रांतिक वेग का मतलब यही से संबंधित है कि एक ऐसा वेग होगा जिसके इस पार हमारा धारा रेखीय प्रवाह होगा, जिसके उस पार हमारा विशुद्ध प्रवाह होगा, ठीक है। तो यही लिख लेते हैं, ऐसा वेग जिससे जिसके जिससे या जिससे पहले प्रवाह धारा रेखीय हो तथा उससे ज्यादा पर विक्षुब्ध हो, यानी टर्बुलेंट हो, ठीक है। क्योंकि आप वेग बढ़ाते जाएंगे तो आप जो है कहाँ पहुंच जाएंगे, लैमिनार से टर्बुलेंट में पहुंच जाएंगे, यानी धारा रेखी से किसमें, विक्षुब्ध में पहुंच जाएंगे। तो वह वेग जिस पर आप जिसके पहले क्या पा जाएं, धारा रेखीय प्रवाह पा जाएं, और जिसके बाद आप क्या पा जाएं, विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है। तो इस वाले वेग को हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं, ठीक है। जिसके इधर यानी जिससे कम धारा रेखीय प्रवाह, जिसके बाद में विशुद्ध प्रवाह, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला हेडिंग लिखिए, श्यानता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विस्कोसिटी। हमारा श्यानता क्या है, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, आपकी मान लीजिए बाइक है या कार है, तो आपने सुना होगा कि टायर हमारा और सड़क दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी रुक चलती है, बाद में रुक जाती है। अगर हम छोड़ दें क्लच ब्रेक वगैरह सब छोड़ दें और इंजन बंद कर दें तो कुछ देर बाद घर्षण बल की वजह से रुक जाती है। जैसे अगर आप यह एक सतह है, इस सतह पर अगर इस दूसरी सतह को फिसलाओगे तो आपको एक घर्षण बल का अनुभव होगा, तो इसी को घर्षण बल कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे द्रव जो है वह परतों में बहते हैं, परतों में, जैसे सतह के रूप में बहते। पहली सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, तीसरी सतह ये हो गई। तो हमारे जो द्रव हैं वह ऐसे परत के रूप में बहते हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है। हमारे जो सभी द्रव हैं वो ऐसे बहते हैं, और ये हमारे नीचे जो है पृथ्वी है, ठीक है, या पाइप में बह रहा है तो पाइप की दीवार है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी क्या रुकी हुई है, तो आप जानते हो न्यूटन के थर्ड नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, कि जो वस्तु रुकी है और इसके ऊपर वाला बह रहा है, तो ये चाहेगा कि ये रुक जाए, ये क्या चाहेगा, रुक जाए, और ये चाहेगा कि ये खिसक जाए। तो पाइप तो खिसकेगी नहीं, इसका मतलब जो पहली वाली परत है वह क्या होगी, रुक जाएगी। पहले वाली परत क्या होगी, रुक जाएगी। अब ये पहले वाली परत रुक जाएगी, पहले वाली परत क्या करेगी, इसको रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन थोड़ा कम रुकेगी। अब ये इसको रोकने का प्रयास करेगी, ये इसको रोकने का प्रयास करेगी, ये इसको रोकने को या इसको रोकने के। तो ऐसे जो हम देखेंगे तो एक परत दूसरी परत को रोकने का प्रयास करेगी, एक परत दूसरी परत को रोकने का प्रयास करेगी। इसी बल को, जिस बल से वह रोकती है, जिस बल से वह एक परत दूसरी परत को रोकती है, इस बल को हम लोग श्यान बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं, श्यान बल। और इसके इस गुण को श्यानता कहते हैं, रोकने के इस गुण को श्यानता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, जिस बल से द्रव की एक सतह दूसरी सतह को रोकती है, उस बल को श्यान बल तथा इस गुण को श्यानता कहते हैं, ठीक है।
इस गुण को हम लोग श्यानता कहते हैं। कौन सा गुण? जो रोकने वाला, एक परत को दूसरी परत को रोकने वाला। तो आप समझ जाइए, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर जमीन पर कोई द्रव बह रहा है, जमीन पर कोई द्रव बह रहा है, तो जो जमीन के नीचे यानी जमीन के पास वाली जो परत होगी उसका वेग कम होगा। हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। उसका वेग क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ऊपर वाली होगी उसका वेग ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे हम, वैसे वैसे हमें उसका वेग क्या होगा? कम मिलता चला जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे वाली परत का वेग कम और सबसे ऊपर वाली परत का वेग हमें ज्यादा मिलेगा, ये याद रखिए। अगर पाइप है तो पाइप में अगर आपसे कोई पूछ ले पाइप में अधिकतम वेग कहाँ मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? पाइप के एकदम सेंटर लाइन पे, ठीक है, बीच पे, ठीक है। पाइप के बीच में आपको अधिकतम वेग मिलेगा। कहाँ? पाइप के सेंटर लाइन पे। जैसे ये पाइप है तो इसके सेंटर में जो द्रव बहेगा उसका वेग सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कहाँ होगा? दीवार पे, ठीक है। तो इस गुण को श्यानता कहते हैं। तो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? न्यूटन ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो ये श्यान बल है, श्यान बल, अब श्यान बल क्या होगा? अब श्यान बल, ये परत है, ये दूसरी परत है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घर्षण लग रहा है, तो यह परत दूसरी परत को रोकेगी। लेकिन अगर ये परत इतनी चौड़ी होती तो और ज्यादा रोकती, इतनी चौड़ी होती तो और रोकती, यानी जितनी ज्यादा परत चौड़ी होगी उतना ज्यादा अधिक बल लगेगा, क्योंकि उतना ज्यादा घर्षण होगा। अब घर्षण की परिभाषा अगर हम इसको बताना चाहें कि श्यान बल क्या है, इसको बताना चाहें तो हमें एक चीज तो फिक्स करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल, कि हम कितने क्षेत्रफल पर उस बल को देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? एकांक क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल पर? एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो एकांक क्षेत्रफल बोलो या क्षेत्रफल से भाग कर दो, बात एक ही है, ठीक है। क्षेत्रफल से भाग कर दो, बात एक ही है। तो हम क्या, न्यूटन ने क्या किया? इस बल का अध्ययन करने के लिए ये एफ माने क्या? श्यान बल। एफ क्या है आपका? ये है श्यान बल, ठीक है, बटे ए क्या है आपका? कितने क्षेत्रफल पर वह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है, एकांक क्षेत्रफल पर जो लगने वाला श्यान बल है, वह वेलोसिटी अपान दूरी, वेलोसिटी अपान दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसे कहते हैं वेग प्रवणता। क्या? वेग प्रवणता, यानी एफ अपान ए अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती क्या? v अपान वाई, ठीक है, v अपान वाई। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रवाह वेग, ठीक है, इस दिशा में वेग है, इस दिशा में हमें जो द्रव बहता हुआ मिलेगा। तो इस परत को देखेंगे तो जहाँ इस परत को, अगर पहले वाली परत को देखेंगे हम, तो जितना वेग यहाँ पे होगा मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड, तो उतना ही यहाँ पर भी होगा 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। लेकिन इसका वेग क्या होगा? इसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा, इसका 7 मीटर प्रति सेकंड होगा, इसका 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली परत जो है तेज चलेगी, नीचे वाली परत स्लो चलेगी। तो हमें प्रवणता क्या है? प्रवणता मतलब वायु में परिवर्तन हो, वायु में परिवर्तन हो तो उसके साथ साथ v में, वेग में परिवर्तन हो। तो अगर आप ऐसे चलेंगे x में, x में परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि x में आपको पहले ही वेग, पहली ही परत मिल रही है तो उसका वेग एक समान होगा। ऊपर जाएंगे दूसरी परत मिल रही है, उसका भी वेग ऐसे समान होगा 6-6, तीसरी का परत ऐसे 7-7 रहेगा, 8-8 रहेगा। अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो हमें मिलेगा पहली परत का वेग 5, दूसरी का 6, तीसरी का 7, ऊपर वाली का 8, यानी हमें वेग में क्या मिल रहा है? परिवर्तन मिल रहा है, चेंजेस मिल रहा है। किसमें? वाई दिशा में चलने पर, ठीक है। तो वो वही प्रवणता है, वही क्या है? प्रवणता, ठीक है, वही क्या? प्रवणता। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं dv अपान dy, यानी ऊपर चेंज करने से वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। ये f अपान ए बराबर हो जाएगा नीटा, नीटा dv अपान dy, जहाँ पे v क्या है आपका? वेग, v है वेग, और ये क्या है? दूरी, ठीक है, y एक्सिस की दूरी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप f अपान ए बराबर नीटा v अपान वाई, ठीक है, v अपान वाई, ठीक है। जहाँ पे नीटा हमारा क्या है? नीटा श्यानता गुणांक, क्या है? श्यानता गुणांक, है ना।
श्यानता गुणांक है, इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक लिखने के लिए आप पहले चारों तरफ का मात्रक लिख लीजिए। ऊपर क्या है बल, बल का मात्रक आपका क्या होता है न्यूटन, और नीचे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और नीटा का मात्रक निकालना है, वी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और वाई दूरी है इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये बचेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर नीटा का निकालना था गुणे सेकेंड गुणे 1/सेकेंड, सेकेंड यहाँ आ जाएगा तो नीटा का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को प्रेशर कहते हैं, प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब, जिसको लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को दाब कहते हैं, दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं, ये हो जाएगा पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये आपका श्यानता गुणांक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा कि 1 न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर बराबर आपका होता है, एक नया मात्रक है 10 पॉइज किसके, किसके 10 पॉइज के, यानी ये छोटा मात्रक है 10 पॉइज। ठीक है, पॉइज हमारा क्या छोटा, यानी 1 न्यूटन में 10 पॉइज होता है, 1 न्यूटन में कितना पॉइज 10 पॉइज। ठीक है, 1 न्यूटन में कितना पॉइज 10 पॉइज। आगे देखते हैं, 1 न्यूटन में 10 पॉइज। इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जल का श्यानता गुणांक जो होता है, श्यानता ये 10⁻³ क्या न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, या इसको लिख देते हैं 1 सेंटी पॉइज। ठीक है, 1 सेंटी पॉइज मतलब क्या, सेंटी माइनस 10⁻², और पॉइज का क्या होगा, पॉइज का इसको इधर ले जाएंगे 1/10 होगा, है ना। पॉइज को आप क्या लिखेंगे 10, देखिए पॉइज हो गया 10, और मीटर को बदलेंगे सेंटी में तो 100 आएगा, 100 और 10 कितना 1000, और 1000 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो आपको अगर कहा जाए कि जल का श्यानता गुणांक लगभग कितना होता है, तो आप कहेंगे कि लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10⁻³ MKS में या सीजीएस में 1 सेंटी पॉइज, 1 सेंटी में 10⁻³। ठीक है, सेंटी पॉइज। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कि तापमान बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी घटती है, क्या होती है घटती है, जबकि गैसों की बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसों की श्यानता बढ़ती है, द्रवों की घटती है। इसको आप ऐसे याद रखिए, श्यानता आपका एक तरह से मान लीजिए कि कौन कितना गाढ़ा है। ठीक है, कौन कितना गाढ़ा है। जैसे अगर आप चाशनी देख लो, चाशनी जो आप रसगुल्ले के लिए या मिठाइयों के लिए जो चाशनी बनती है, उसको अगर आप ठंडा कर दे तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, ऐसे हाथ से उठाएंगे तो आपको बहुत गाढ़ा दिखाई देगा। लेकिन उसको अगर आप गर्म कर दे पूरा तो एकदम पानी नुमा हो जाएगा, एकदम पानी नुमा, बहुत पतला हो जाएगा। तो वही इसकी क्या है श्यानता है, ये वही क्या है श्यानता, यानी गर्म करने पर उसका गाढ़ापन कम होता है, उसकी श्यानता घटती है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, विस्कोसिटी तापमान बढ़ाने पर द्रवों की घटती है और गैसों की बढ़ती है। अगला है स्टोक का नियम। स्टोक का नियम क्या है कि अगर आपका कोई ठोस है या गोली है, मान लीजिए कोई गोली है, वह किसी द्रव में गिर रही है। ठीक है, किसी द्रव में गिर रही है, तो उस द्रव पर कितना बल लगाता है एक द्रव। ठीक है, इसे आप जानते हैं कि अगर हम आपको पानी में ऐसे गिराएं तो आप पानी में गिरेंगे
लेकिन जैसे पानी में आएंगे तो आपका वेग थोड़ा सा रुक जाएगा। जितना तेज आप हवा में आ रहे थे उतना तेज आप पानी में अंदर नहीं जा सकते, जितना तेज आप हवा में आ रहे थे उतना तेज पानी में अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब पानी क्या है, द्रव क्या है, एक बल लगा रहा है हमारे ऊपर कि आप उतना तेज नहीं आ सकते, रुकिए थोड़ा सा, है ना। तो वही बल जो द्रव किसी ठोस पर लगाता है ऊपर की तरफ कि आप उतना तेज मत आइए। जैसे पानी में आप आराम से गिर जाएंगे, लेकिन हम आपसे कह दें कि ये मरकरी है और इसमें आप कूद जाइए, तो मरकरी में आप यहीं के यहीं रह जाएंगे, यहीं के यहीं रह जाएंगे, इसमें नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी श्यानता बहुत ज़्यादा है। इसकी श्यानता मरकरी मतलब पारा की, इसकी श्यानता इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें आप अंदर जा ही नहीं सकते, लेकिन आप पानी में बड़े आराम से नीचे चले जाएंगे। यानी ये जो पारा ही इतना ज़्यादा बल लगा देता है कि आपको यहीं ऊपर ही रोक देता है, और पानी उतना ज़्यादा बल नहीं लगा पाता जो अंदर चले जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि श्यानता जो है पानी की बहुत कम होती है, जबकि इसकी श्यानता 13,600 होती है। कितना? 13,600। और कहाँ इसकी एक भी नहीं थी, एक भी नहीं थी। कितनी थी? 0.001 थी। सोचिए कितना, मतलब लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लगभग 1,36,00,000 गुना ज्यादा। सोचिए पारा का, ठीक है। इसलिए इसकी श्यानता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी चीज को उन्होंने बताया, जो थे हमारे स्टोक, यानी द्रव में गिरते हुए ठोस पर लगने वाला श्यान बल, इसको हम स्टोक्स, क्या स्टोक्स का नियम कहते हैं, स्टोक्स का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम को हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। F बराबर 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। तो स्टोक ने क्या कहा? स्टोक ने कहा कि अगर कोई द्रव में कोई ठोस गिर रहा है तो उस पर जो श्यान बल लगेगा वह कितना होगा? 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ पे F क्या है? ये श्यान बल है। क्या है? श्यान बल। और नीटा क्या है? श्यानता गुणांक है। नीटा क्या है? श्यानता गुणांक है। आर क्या है? गोले की त्रिज्या या गोली की त्रिज्या। और वी क्या है? उसका वेग, जिस वेग से वह गिरा। तो ये आपका 6 पाई नीटा आर वी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पाई नीटा आर वी, यहाँ से अगर आपके बोर्ड में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्यानता गुणांक का बीमा लिखिए, बीमा सूत्र, तो आप तुरंत जो है ये याद रखिए 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी। कुछ भी भूल जाए आप, लेकिन 6 पाई नीटा आर वी आप याद रखिए। F बराबर 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। F बराबर 6 पाई नीटा आर वी। F पर लिख देंगे, R का लिख देंगे, वेग का लिख देंगे, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला, जैसे इस द्रव में, मान लीजिए इस द्रव में कोई द्रव है, इस द्रव में आपका कोई गेंद है जो गिर रहा है, ठीक है। तो इस पर कितना बल लगेगा? हमें निकालना है सीमांत वेग। क्या निकालना है? सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या था? सीमांत वेग हमने अभी नहीं देखा, ठीक है। सीमांत वेग वह वेग कहलाता है जिस पर वह वस्तु निरंतर उसी गति से चलती रहती है, ठीक है। सीमांत वेग एक हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि सीमांत वेग किसे कहते हैं। ये हो गया, इसी की हेडिंग है भैया, इसके अंदर ही सीमांत वेग। सीमांत वेग, इसे अंग्रेजी में टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। आप जानते हैं जब कोई भी वस्तु अगर द्रव में गिरेगी तो पहले उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु जो एक निरंतर निश्चित वेग से गिरती रहेगी, मतलब अब उसका वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जिस समय उसका वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, उस समय जितना उसका वेग रहेगा उस वेग को हम लोग सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। सीमांत वेग क्या है? वह वेग जब वस्तु का त्वरण क्या हो जाए? त्वरण
शून्य हो जाए, त्वरण शून्य हो जाए, अर्थात वस्तु एक निश्चित वेग से गिरे, ठीक है। जिस वेग पर वह निश्चित, मतलब उसका वेग अब समान है, मतलब 5 हो गया तो 5 मीटर प्रति सेकंड से ही गिरेगी लगातार अब, ठीक है। मान लीजिए पहले कोई वस्तु थी और 20 से गिरी, तो 20 से गिरी जो द्रव में आई तो घटना शुरू हुआ, 19 हुआ, 18 हुआ, 17 हुआ, 16 हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ। अब वह क्या होगी, 10 पे, मान लीजिए निरंतर अब 10 से उसका कम नहीं हो रहा है, 10 पे ही गिरती चली जा रही है, लगातार उसका वेग 10 है। अच्छा, ये वेग कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो श्यान बल है वह बल किसमें है, द्रव में, तो वह बल जो है इस गेंद को आने नहीं देगा, वह बल रोकेगा। तो जैसे ये द्रव है तो इस पर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ श्यान बल लगेगा, श्यान बल क्या करेगा, इसको आने नहीं देगा। और नीचे हमारा क्या लगेगा, इसका mg लगेगा, ठीक है। और एक बल लगेगा, क्योंकि द्रव में है तो द्रव में हम लोग जानते हैं कि एक उत्प्लावन बल होता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, ऊपर क्यों लगता है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब नीचे वाला बल और ऊपर वाला बल क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए, तब जो है यह गेंद जो है अपना एक निश्चित वेग से गिरना शुरू करेगी, ठीक है। तो इस सीमांत वेग की गणना कर लेते हैं, सीमांत वेग की गणना कर लेते हैं, लिख लेते हैं, गेंद पर लगने वाला बल, कितना बल लगेगा, पहला वाला, पहला कौन सा, पहला लग रहा है गुरुत्व बल नीचे की तरफ, कहाँ लग रहा है, गुरुत्व बल, कहाँ, ये mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg, किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे बना दिए नीचे की तरफ। दूसरा बल क्या है हमारा, दूसरा बल क्या है हमारा, श्यान बल, कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, श्यान बल क्या होगा, F बराबर 6 पाई नीटा RV, हमने यही देखा था ना, ये कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। और तीसरा कौन सा बल लग रहा है, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, जिसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकालेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज ने कहा था कि कोई ठोस यदि किसी द्रव में पड़ा है तो वह ठोस पर जो द्रव है जितना बल लगाता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और यह उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, वो इस ठोस द्वारा हटाया गया द्रव का आयतन, हटाया गया द्रव का आयतन, किसका, हटाए गए द्रव का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं हम लोग, ये mg किसका है, ठोस का, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन, क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, मतलब ये हमने ठोस का लिख दिया, s मीन्स रो, s मीन्स द्रव, ठोस का घनत्व, और g, ठीक है, ये नीचे की तरफ, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आयतन v, रो हमने डेंसिटी लिख दिया, घनत्व s मीन्स ठोस का, ठीक है, और g है। तो उत्प्लावन बल क्या कहलाता है कि इस ठोस द्वारा हटाया गया आयतन, अब यह ठोस कितना आयतन हटाएगा, यह गोला कितना आयतन हटाएगा, अपने के बराबर ही तो हटाएगा, जितना इस गोले का आयतन होगा उतना ही तो पानी ये हटाएगा, उस आयतन के बराबर हटाया गया द्रव के बराबर होता है बल। तो उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा, हटाया गया आयतन क्या है, v, हटाया गया आयतन v है, किसका, द्रव का, तो द्रव का घनत्व क्या हो जाएगा, रो एल, लिक्विड मीन्स रो एल, तो द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, गुणे जी कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा, किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ऊपर की तरफ लगने वाला बल और नीचे की तरफ लगने वाला बल बराबर कर दीजिए, तो ऊपर की तरफ बल कौन सा लग रहा है हमारा, 6 पाई नीटा RV, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और प्लस v, यहाँ पे v वेग है, यहाँ पे सीमांत वेग निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे v रो एल g बराबर, ये दोनों वेग नीचे ऊपर लग रहे हैं, और अकेले रो एस जी ये ऊपर नीचे लग रहा है। अब ये v और ये v समान होगा, क्यों, ये v हमने क्यों लिखा, इसमें v इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि गोले का द्रव्यमान क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व होगा, और गोले का जितना आयतन होगा उतना ही पानी वो हटाएगा, यानी उतना हटाएंगे द्रव का द्रव्यमान गुणे उसका जी, तो ये हमने घनत्व में गुणा कर दिया, तो इसका पानी हटाएंगे
द्रव का आयतन और घनत्व मिलकर क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 6 पाई नीटा आर वी बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो v और g कॉमन हो जाएगा। देखिए v कॉमन हो गया और रो एस बचा माइनस रो एल बचा। ठीक है, और ये g, ठीक है, ये उधर जाएगा ना, ये v और g दोनों कॉमन हो गया, ये बचा। अब हमारा गोला है, क्या है गोला, तो गोले का आयतन आप जानते हैं, तो 6 पाई नीटा आर वी ये वेग है, और v क्या है, गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो पाई से पाई कट जाएगा आपका, एक आर से एक आर कट जाएगा, 2 से 3 और 2 दूनी 4, ये बचेगा 3 नीटा v बराबर यहाँ पे 2/3 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी। यहाँ से v क्या, सीमांत वेग, ये 3 त्रिक 9, 2/9 रो एस माइनस रो एल इंटू आर स्क्वायर जी, ये आपका सीमांत वेग हो जाएगा। ठीक है, जो कैपिटल वी है वो आयतन है और जो स्मॉल वी है वो सीमांत वेग है। ठीक है, सीमांत वेग। तो आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, आप ये याद रखेंगे कि v बराबर 2/9 रो एस माइनस रो एल आर स्क्वायर जी, रो एस माइनस रो एल आर स्क्वायर जी। ठीक है, उतार लीजिए। आइए, इसका उपयोग कहाँ पे है स्टोक के नियम का, जैसे हमने सुना है, ये देखिए जो हमारा सीमांत वेग है वह त्रिज्या के बूंद की त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती है, यानी हमारी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ही ज्यादा, यानी बड़ी 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 गोली का वेग छोटी गोली से ज्यादा होगा, छोटी गोली से ज्यादा होगा उसी द्रव में, यानी अगर एक कोई द्रव है, ठीक है, एक कोई द्रव है ये, और इसमें एक बड़ी गोली गिर रही है, इसको मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r1 है, ये गिर रही है, और एक छोटी गोली गिर रही है, इसकी त्रिज्या r2 है, और द्रव सेम है, तो जो बड़ी गोली है उसका जो वेग है वह ज्यादा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बड़ी गोली के लिए v1 लिख देते हैं, v1 बराबर 2/9 रो एस माइनस रो एल जी आर स्क्वायर, और v2 बराबर 2/9 रो एस माइनस रो एल जी r2 स्क्वायर। अब रो क्या है, रो हम मान लिए कि दोनों गोलियां जो है एक ही मटेरियल की हैं, एक छोटी है और एक बड़ी, केवल साइज में अंतर है कि एक बड़ी एक छोटी, बाकी सब कुछ समान है, एक ही प्रकार के द्रव में गिर रही हैं, तो रोएस भी सेम होगा, रोएल भी सेम होगा, तो उनका अंतर भी सेम होगा, दोनों को भाग कर देंगे तो क्या होगा, सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v1/v2 बराबर r1/r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ी बूंद कहें या बड़ी गोली कहें, उसका वेग सीमांत वेग ज्यादा होगा, छोटी का कम होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, जैसे हमने सुना है कि वर्षा की बूंदों की चाल आप निकाल सकते हैं कितना तेज निकल रही है। ठीक है, आप एक बूंद ले लेंगे वर्षा की, आप उसको उसकी त्रिज्या नाप लेंगे, तो वहां से आप उसका सीमांत वेग निकाल सकते हैं। ऐसे आसमान में जब बादल बनते हैं, तो बादल कैसे बनते हैं, बादल जब हमारे बनते हैं तो हमने कहा कि वर्षा की बहुत छोटी छोटी बूंदें होंगी, पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें होंगी, तो उसका सीमांत वेग इतना कम होगा कि वह नीचे नहीं आ पाती, तो पानी की बूंदें पूरी फैल जाती हैं आसमान में, तो हम कहते हैं कि बादल बन गया है, तो वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि बादल बन गया मतलब छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं वह नीचे नहीं आ पा रही हैं, उनका सीमांत वेग क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, अगली हेडिंग है, बढ़िया हेडिंग है, आपने ये सुना होगा कि द्रव्यमान
ना तो कभी नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न, द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न। ठीक है, तो अगला है आविरता का सिद्धांत, आविरता का समीकरण। ठीक है, आविरता का समीकरण, या इसे कहते हैं सतता, सतता समीकरण, सतता समीकरण, या अंग्रेजी में इसका जो बहुत फेमस है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी समीकरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है। ठीक है, ये कोई पाइप है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या है, A1 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे A2 है। ठीक है, यहाँ पे इसका वेग V2 है और इसका यहाँ पे वेग V1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा पाइप है, यहाँ पे पतला पाइप है। अब मान लीजिए कोई द्रव इस पाइप से होकर जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आयतन जा रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या जा रहा होगा, आयतन, यानी कुछ ना कुछ द्रव्यमान जा रहा होगा। इसमें क्या जा रहा होगा, द्रव्यमान। तो जितना द्रव्यमान यहाँ से घुसेगा उतना ही द्रव्यमान यहाँ से बाहर होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, द्रव्यमान इन, मतलब जो इन हो रहा है बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या आउट, जो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इन कितना होगा, अब देखिए हम लिख रहे हैं रो, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, रो, रो इंटू A1 इंटू V1। ये क्या हो गया, रो का मात्रक आपका होता है kg प्रति मीटर क्यूब, ए में इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पानी का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है ना, तो ए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, v क्या है, वेग मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देखिए मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या, kg प्रति सेकेंड, है ना। यानी ये पूरा क्या है, कितना kg प्रति सेकेंड द्रव्यमान जा रहा है। तो जितना kg प्रति सेकेंड द्रव्यमान जाएगा उतना ही kg प्रति सेकेंड पे द्रव्यमान क्या होगा, निकलेगा। यानी रो A2 V2 निकलेगा, ये रो से रो कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, इसका मतलब पाइप में, किसमें, पाइप में हर बिंदु पर, हर बिंदु पर क्षेत्रफल तथा, क्षेत्रफल तथा उस बिंदु पर वेग, उस बिंदु पर वेग का गुणनफल, का गुणनफल एक, गुणनफल क्या होता है, नियत होता है, क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं एरिया गुणे वेलोसिटी बराबर नियतांक, यानी कांस्टेंट। ठीक है, यानी आपका किसी पाइप में अगर कोई द्रव बह रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा और उस बिंदु पर उतना, जैसे यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ पे क्षेत्रफल और यहाँ पे वेग, वो क्या होगा, नियत होगा, वही इसके बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहाँ पे लगेगा, इसके लिए शर्त लिख लीजिए नीचे कि द्रव, जो द्रव है, यहाँ पे जो द्रव है, पहला शर्त, द्रव असंपीड्य होना चाहिए, यानी इसको दबाया ना जा, दबाया ना जाए, द्रव असंपीड्य हो। दूसरा, द्रव क्या हो, द्रव अनश्यान्य हो। ठीक है, अनश्यान हो मतलब जिसका नीटा क्या हो, जीरो हो, नीटा मतलब, नीटा यानी विस्कोसिटी क्या हो, जीरो हो, जिसकी विस्कोसिटी बिल्कुल ना हो, यानी जिसमें कोई भी प्रकार का घर्षण बल ना हो, श्यान बल ना हो। इन दोनों प्रकार के द्रवों को अगर इसमें से बहाया जाए तो जिस बिंदु पर वो बहेंगे वहां पे क्षेत्रफल और वहां पर वेग का गुणनफल हमेशा नियतांक होगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि चूंकि गुणनफल है, एरिया और वेलोसिटी गुणनफल है, फिर नियतांक हो रहा है, फिर एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि यदि क्षेत्रफल ज्यादा तो वेग कम, और यदि वेग ज्यादा तो क्षेत्रफल कम।
यानी जहाँ पर वेग आपका ज्यादा होगा वहां पर क्षेत्रफल कम होगा, जहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां पर वेग कम होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों का गुणनफल ही एक नियतांक हो रहा है। दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, आप याद रखेंगे a1v1 बराबर a2v2, a1v1 बराबर a2v2। ठीक है, इसमें सवाल आ जाता है। अगला जो हमारा बढ़िया है बर्नौली का प्रमेय, उसको पढ़ने के लिए हम लोग तीन चीजें देख रहे हैं। ठीक है, बर्नौली का प्रमेय के लिए तीन हेडिंग देख रहे हैं। पहले छोटा छोटा लिख दीजिए हेडिंग, द्रव की ऊर्जाएं, द्रव की ऊर्जाएं। ठीक है, द्रव की कुल कितनी ऊर्जा होती है? तो द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जा होती है। मान लीजिए एक ये कोई टंकी है, ठीक है, इसमें द्रव भरा है। ठीक है, इसमें द्रव भरा है। ठीक है, तो इसको हम दबा के रखे हैं। मान लीजिए टंकी क्या किए हैं? दबा के रखे हैं। तो दबा के रखे हैं, हम दबा रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को अगर हम दबाएं तो वह जो हम कार्य कर रहे हैं उसको दबाने में, वह कार्य उस दूसरे वाली वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, दूसरे में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यानी अगर हम दबा के रखे हैं तो इसमें दाब ऊर्जा होगी। क्या होगी? क्या होगी? दाब ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम लोग? दाब ऊर्जा बराबर क्या होगा? आपका दाब पी दाब क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक ये होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुणे इसका आयतन ले लेते हैं। आयतन, आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब गुणे आयतन v। ठीक है, मीटर क्यूब। आपका ये मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर क्या कहते हैं? जूल। यानी v आयतन का द्रव है, v क्या है? आयतन का द्रव है, जिस पर दाब कितना लग रहा है? p लग रहा है। तो जो दाब ऊर्जा है वह pv के बराबर है, यानी उस पर pv जूल दाब लग रहा है। ठीक है, अगला, अब क्योंकि हमारा अगर बह रहा है फ्लूइड, अगर हमारा द्रव बह रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो नंबर 2 हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, इतना जूल। तीसरा आपका क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ये तो सब में होता है, तो इसमें भी होगा स्थितिज ऊर्जा, जो कि क्या होगा? एम जी एच। ठीक है, तो जो बर्नौली की प्रमेय है, जो बर्नौली की प्रमेय है वो क्या कहती है? मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ पे जो द्रव घुस रहा है उसका वेग v1 है, दाब p1 है। ठीक है, दाब क्या है? p1 है, और यह जो बिंदु है, यह बिंदु धरती से h1 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? h1 ऊंचाई पर। ठीक है, यहाँ पर वेग v1 है और दाब p1। यहाँ पर जो निकल रहा है इसका वेग v2 है और दाब p2 है, और जो इसकी धरती से ऊंचाई है इसको मान ले लेते हैं h2 है। ठीक है, धरती से ऊंचाई कितनी है? h2। तो बर्नौली की जो प्रमेय है, बर्नौली की प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। बर्नौली की प्रमेय वो ये है कि किसी भी बिंदु पर द्रव अगर बह रहा है तो उसके किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। कुल ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं हम लोग पहले शर्त की, क्या शर्त होनी चाहिए? पहला शर्त की द्रव क्या होना चाहिए? द्रव असंपीड्य होना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि द्रव असंपीड्य हो, तभी यह नियम लगेगा। ठीक है, दूसरा द्रव अनश्यान होना चाहिए, मतलब उसमें जरा सा भी श्यानता नहीं होना चाहिए, उसमें जरा सा भी गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। अर्थात यही परिभाषा तो हमारी आदर्श की है, अर्थात आदर्श द्रव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदर्श द्रव होना चाहिए। ठीक है, कैसा द्रव होना चाहिए? आदर्श द्रव।
तो इनके अनुसार इसके पहले वाला जो इक्वेशन देखा था हमने कंटिन्यूटी, उसमें भी सेम था। इनके अनुसार कि प्रवाह पथ के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी अगर कोई लिक्विड है, कोई द्रव बह रहा है इसमें, तो आप अगर यहाँ पे कुल ऊर्जा निकालेंगे तो मान लीजिए 100 आया, यहाँ पे अगर कुल ऊर्जा निकालेंगे तब भी आपको 100 ही मिलेगा, यहाँ पे निकालेंगे तब भी 100 मिलेगा, यहाँ पे निकालेंगे तब भी 100 मिलेगा। यानी पूरे पाइप में, पूरे फ्लो में, पूरे रास्ते में हर बिंदु पर आपको कुल ऊर्जा का मान नियत मिलेगा। कुल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आएगी? दाब ऊर्जा, कौन कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा, और प्लस कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। तीनों ऊर्जा आएगी। ठीक है, ये क्या होगी? ये नियत होगी। ये क्या होगी? नियत होगी। ये आपका बर्नौली कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि कुल ऊर्जा का मान नियत होता है, तो दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का मान नियत हो जाएगा। ठीक है, ये चित्र आप बना लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। अब दाब ऊर्जा क्या है हमारा? P इंटू वी है, प्लस गतिज ऊर्जा कितनी हमारी? हाफ mv स्क्वायर है, प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mgh। ये बराबर क्या होगा? नियतांक होगा। ठीक है, अब v क्या है? आयतन है। आयतन से भाग कर देने पर कि p हो जाएगा प्लस ये 1/2, ये m अपान v और इंटू वी स्क्वायर। जो बड़ा वाला v है वो आयतन है, छोटा वाला v हमारा वेग है। ये m अपान v जी एच, ये नियतांक बटे v। तो आप जान रहे हो v का मान क्या होता है? नियत होगा। आयतन आपको पता होगा कितना आयतन है। ठीक है, तो यह एक नया नियतांक होगा। जैसे 10 में आप 2 से भाग कर दो तो आपको एक नया नियतांक 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका P प्लस 1/2, ये द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व, रो वी स्क्वायर। द्रव्यमान बटे आयतन क्या? घनत्व, प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। P प्लस हाफ रो जी एच, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो जो पिछले हमने दोनों बिंदुओं पर लगाया था, तो इस बिंदु और इस बिंदु पर देखेंगे तो हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये आपका क्या है? दो बिंदु पर हमने निकाला, तो पहले बिंदु पर कुल ऊर्जा और बराबर दूसरे बिंदु पर कुल ऊर्जा, यानी आपकी ऊर्जा क्या है? नियत है। तो जितना पहले बिंदु पर होगी उतना दूसरे बिंदु पर होगी। ये आपकी बर्नौली की प्रमेय है। अगर जो हमारी उतार लिया आप, अगर हमारी पाइप सीधी होगी, ठीक है, तो क्या होगा? हमारी पाइप क्या हो? सीधी यानी क्षैतिज हो। ठीक है, पहला कंडीशन कि यदि पाइप जिसमें पानी बह रहा है, पाइप क्या हो? क्षैतिज हो। कैसी हो? क्षैतिज हो। तो हमारी मान लीजिए पाइप है, ठीक है तो पतली ऐसे करके, लेकिन क्या है? क्षैतिज है। ठीक है, यानी जो H1 है वो हमारा H2 के बराबर है। ठीक है, जो H1 है वह हमारा H2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे P1 V1, यहाँ पे P2 V2। ठीक है, तो क्या होगा? लगाएंगे बर्नौली प्रमेय। P1 पहले बिंदु पर, ये पहला बिंदु था हमारा, ये दूसरा बिंदु। तो पहले बिंदु पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर, ये किसके होगा? दूसरे बिंदु पर कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर गतिज ऊर्जा प्लस रो जी H2। अब H2 और H1 क्या है? क्योंकि हमारी क्षैतिज पाइप बराबर है, ध्यान दीजिए हम सेंटर से लेंगे, सेंटर से पाइप। ठीक है, हमारा H1 H2 बराबर है, तो रो जी H1 रो जी H2 कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा क्या आपका P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, आप इसको याद रखिएगा, यदि यदि पाइप का दोनों सिरा वायु में खुला है तो P1 बराबर P2 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह भी वायु में है, यह भी वायु में है, तो यहाँ पर जितना दाब होगा, वायु का दाब कितना, एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेयर, ऐसे यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब होगा, तो दोनों का दाब क्या होगा, क्योंकि वायु में खुला है, दोनों का दाब क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप वहां पे लगाइए समीकरण को उन दो बिंदुओं पर जहां पे आपके दाब क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अगला देखते हैं, इस पर बर्नौली पर आधारित कुछ अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है, बर्नौली के थ्योरम पर आधारित कुछ अनुप्रयोग क्या क्या है। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात से हमारे लखनऊ या बनारस पेट्रोल और डीजल कैसे आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अंदर जो है जमीन के अंदर पाइप लाइनें लगी होती हैं, जिससे पेट्रोल व गैस एलपीजी वगैरह भेजी जाती है, रिफाइनरियों से भेजी जाती हैं। तो वो अब बहुत द्रव बह रहा है नीचे जमीन के, तो हमें देखना होता है कि कितना प्रवाह है, कितना वेग है। तो उस चीज को देखने के लिए एक उपकरण होता है जिसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। क्या कहते हैं, वेंचुरी मीटर। ठीक है, जिसे कहते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसे लगा होता है, ऐसे देखिए, ये मोटी पाइप हो गई, इस पाइप में हमें प्रवाह देखना है। ठीक है, इस पाइप में हमें वेग देखना है कितना बह रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे मोटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय होती है। ठीक है, तो जो हमारा ये था, इसको देख लेते हैं ध्यान से। जहाँ पे क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल ज्यादा है ना, क्षेत्रफल अगर ज्यादा था तो वहां पे वेग क्या था, वेग कम था, वेग क्या था, कम था। अब ये बताइए आप, अगर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी बराबर, ये नियतांक है। ठीक है, ये नियतांक, इसको मान लेते हैं क्षति वाला नियतांक। ठीक है, अब बताइए, अगर हमारा वेग ज्यादा होगा तो दाब का क्या होगा, दाब कम होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। अब अगर हमारा वेग बढ़ जाएगा, यानी वेग बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, इसका मतलब दाब क्या होगा, कम होगा। अगर दाब ज्यादा तो गतिज ऊर्जा कम, वेग कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दाब मतलब हम पानी दबा रहे हैं तो बह रहा है, वो वाला दाब नहीं। दाब यहाँ पे जो महसूस किया जा रहा है पाइप के ऊपर, ठीक है, पाइप के ऊपर जो दाब लग रहा है, ठीक है, ऐसे वाला दाब नहीं कि इधर से कितना दाब लग रहा है, वो दाब नहीं, पाइप पर जितना दाब लग रहा है उस दाब की बात कर रहे हैं। तो अगर दाब ज्यादा होगा तो आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि दोनों का योगफल जो है एक नियत होना चाहिए। मान लीजिए आपका दाब 100 है, और सॉरी दाब आपका 40 है और गतिज ऊर्जा कितनी है, 60 है, तो टोटल कितना हो गया, कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 100। अब कुल ऊर्जा तो निश्चित रहनी है, 100 ही रहनी है। मान लीजिए हमने वेग बढ़ा दिया, तो वेग बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए वेग बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा मान लीजिए 80 हो गई, तो दाब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दाब ऊर्जा 20 हो जाएगी, यानी टोटल 100 ही होना है, 20 हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी वेग ज्यादा तो दाब कम, दाब ज्यादा तो वेग कम। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्यादा का मतलब वेग कम, और वेग कम का मतलब क्या, वेग कम का मतलब दाब ज्यादा, वेग कम का मतलब क्या, दाब ज्यादा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। इसका उल्टा, क्षेत्रफल कम तो वेग ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो वेग ज्यादा, वेग ज्यादा तो दाब
दाब कम। क्षेत्रफल ज्यादा तो क्षेत्रफल कम तो वेग ज्यादा, वेग ज्यादा तो दाब कम। ठीक है, तो जो ये प्रमेय है, ये जो प्रमेय है, ऐसे ही जो ये आपका दिया जाता है A1V1 बराबर A2V2, इसका मात्रक क्या आएगा? एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यानी आयतन फ्लो रेट है, क्या है? कितना आयतन एक सेकेंड बह रहा है उसको कहते हैं। तो आयतन, आयतन बह रहा है, क्या बह रहा है? इसको हम क्यू से व्यक्त करते हैं। क्यू, क्यू मतलब कि कितना आयतन आपका, कितना आयतन आपका एक सेकंड में बह रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना आयतन बह रहा है तो आप A1V1 निकालेंगे, A1 गुणे V1 निकालेंगे। ठीक है, कितना आयतन बह रहा है तो A1 गुणे V1, आप कहेंगे इतना मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जो ये हमारा वेंचुरी, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे A1। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है? सक्रिय जगह पर A2 क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा, तो वेग क्या होगा? कम होगा। वेग मान लीजिए V1। ठीक है, वेग V1, वेग कम होगा तो दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर दाब ज्यादा होगा तो इस नली में पानी, पाइप जो है, जो द्रव होगा, इस नली में काफी ऊंचाई तक उठ जाएगा। इस नली में जो द्रव है काफी ऊंचाई तक उठ जाएगा। अब यहाँ पे वेग क्या है? V2 है। वेग क्या है? यहाँ यहाँ की बात कर रहे हैं हम इस बिंदु पर। ठीक है, A1 और V2। ठीक है, A2 और V2, सॉरी A2 और V2। A2 क्षेत्रफल है, V2 वेग है। अब यहाँ पर वेग कम है। कम क्यों है? क्योंकि क्षेत्रफल कम है, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो वेग ज्यादा। क्षेत्रफल कम तो वेग ज्यादा, तो दाब क्या होगा? कम होगा। तो ये कितना उठेगा? कम ऊंचाई से उठेगा। तो इन दोनों की ऊंचाई में जो अंतर है नलियों में, इसे हम कहते हैं H। ठीक है, इसे H कहते हैं। इस H को आप किताबों में पाएंगे मैनोमीटर, मैनोमीटर पाठ्यांक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मैनोमीटर पाठ्यांक। ये आपको मीटर में दिया जाएगा। कहा जाएगा कि वेंचुरी मीटर लगाने से मैनोमीटर पाठ्यांक 5 मीटर आया। इसका मतलब आपको इन दोनों का अंतर कितना दिया गया? 5 मीटर। अगर कहा गया कि वेंचुरी मीटर लगाने से मैनोमीटर का पाठ्यांक 25 सेंटीमीटर आता है, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब क्या? 0.25 मीटर आपका क्या है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप लगा देंगे एक सूत्र जो भी पढ़े हम, A1V1 बराबर A2V2 इन दोनों बिंदुओं पर। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला सूत्र लगा देंगे P1, बर्नौली वाला, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, अब क्योंकि आप देख रहे हैं हम इस बिंदु पर और इस बिंदु पर लगा रहे हैं, तो दोनों बिंदु क्या है? क्षैतिज हैं। तो क्षैतिज में हमारे H1 और H2 क्या होते हैं? बराबर। और ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ठीक है, H1 H2 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और इसका मान इसमें रखेंगे, यहाँ से इन सब का मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ से आपको V1 निकालना है। V1 क्या हो जाएगा? यहाँ से V1 हो जाएगा आपका A2 अपान A1 और V2, तो इसको मान यहाँ पे रखेंगे। और P1 माइनस P2 इन सबको हल करेंगे, जब आप पूरा जब हल करेंगे तो आपको जो मिलेगा ये V2, क्या? V2 बराबर, V2 मतलब यहाँ पे वेग, यही वेंचुरी, यही हमें चाहिए संकरा वाला वेग। ठीक है, ये V2 बराबर मिल जाएगा A1 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में 2GH, यहाँ पे अंडर रूट में क्या? 2GH। या अगर हम कहें आयतन, आयतन फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट, आयतन बहने की दर। ठीक है, आयतन कितना बह रहा है यानी क्यू निकालें, तो क्यू क्या होता है हमारा? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। ठीक है, क्यू मतलब कितना मीटर क्यूब हमारा आयतन बह रहा है। इसके लिए इसमें क्या करेंगे? हम A2 से गुणा कर देंगे, A2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे A1 A2 हो जाएगा, यानी A2 V2, V2 निकाल चुके हैं हम, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? A1 A2, ये हो जाएगा A1
A2 और पूरे अंडर रूट में 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसका मात्रक आपका आएगा, Q का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, A1 A2 अंडर रूट में 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब H क्या है, यह H जो है आपका वही मैनोमीटर जो पाठ्यांक दिया जाएगा वही आपको सीधा यहाँ पे रख देना है। G का मान आपको पता है, A1 आपको दिया जाएगा, A2 आपको दिया जाएगा। कैसे कहा जाएगा कि एक पाइप है जिसका डायामीटर या व्यास इतना है, तो अगर पाइप कह दिया तो मतलब इसकी बात कह रहा है। फिर कह रहा है कि वेंचुरी मीटर है, वेंचुरी मीटर का जो डायामीटर है वह इतना है, यानी वह A2 की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप A1 A2 निकाल लेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर पाइप रख देंगे तो A1 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर वेंचुरी मीटर का यहाँ रख देंगे तो A2 आ जाएगा। H कहेगा कि मैनोमीटर का पाठ्यांक कितना आता है तो H रख देंगे, तो आपका पूरा निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में यहाँ से कितना द्रव बह रहा है, 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब, कितना आयतन द्रव बह रहा है। यह आपका वेंचुरी मीटर था, डाल लीजिए। आइए इसके अगले अनुप्रयोग को देखते हैं। हमारा अगला अनुप्रयोग है, जो हवाई जहाज होते हैं उनके जो पंखे होते हैं। दूसरा है वेंचुरी मीटर। क्या होता है, वेंचुरी मीटर का उपयोग द्रव का वेग मापने में या द्रव का प्रवाह मापने में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। वेंचुरी मीटर एक उपकरण है। दूसरा, जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के, ये मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे यानी ऐसे कर्व होते हैं। तो होता क्या है कि जब ऊपर से हवा आती है तो ऊपर से हवा ऐसे आई तो इसमें से फिसल जाती है। जब पंखा चलता है तो इस पे हवा फिसल के निकल जाती है ऊपर से, ठीक है, लेकिन अंदर से फिसल नहीं पाती। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वेग ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे वेग v1, यहाँ पे वेग v2। ठीक है, तो v1 क्या हो जाता है, ज्यादा। क्योंकि अब जब पंखे चल रहे हैं, जब चलेंगे तो यहाँ पे हवा का वेग कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पे फिसल रही है, यहाँ पे गैस क्या हो रही है, हवा फिसल रही है, तो फिसलेगी तो वेग ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रुकेगी, यहाँ पे क्या होगी, रुकेगी, तो यहाँ पे वेग क्या होगा, कम होगा। नीचे वेग कम, ऊपर वेग ज्यादा। जब वेग ज्यादा, यहाँ पे दाब P1 है, यहाँ पे दाब P2 है, जहाँ पे वेग ज्यादा वहां पे दाब कम, तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 कम हो जाएगा किससे, P2 से। यहाँ वेग ज्यादा था, दाब कम हो गया, और यहाँ वेग कम था, दाब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, दाब कम हो गया ऊपर, नीचे से दाब ज्यादा हो गया, तो जब दाब नीचे ज्यादा होगा तो पंखा क्या करेगा, पूरे जहाज को ऊपर उठा लेगा। ठीक है, तो पंखे जो हवाई जहाज के होते हैं बर्नौली के प्रमेय पर काम करते हैं। अगला, जो आपका टीन होता है, टीन आंधी में क्या होता है, उड़ जाता है। क्योंकि जैसे आपका ये घर है, ये आपका दरवाजा है, और इसके ऊपर आपने टीन रखी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आपने टीन रखी हुई है। अब ये टीन रखे हुए हैं आप, तो होगा क्या, हवा अंदर जाएगी, तो हवा अंदर जाएगी और हवा यहाँ भी चल रही है, तो यहाँ पे वेग v1 है, हवा जो अंदर जाएगी उसका वेग v2 है, तो अंदर जाके हवा क्या होगी, रुक जाएगी, यानी वेग उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे दाब P1 है, यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, P2। अब बताइए, यहाँ से ऊपर से हवा बहुत तेज बह रही है आंधी में, और नीचे अंदर जाके रुक गई हवा, यानी क्या, v1 बहुत ज्यादा है v2 से, बल्कि v2 हमारा शून्य, वेग उसका शून्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ वेग ज्यादा वहां पे दाब कम, तो ऊपर दाब कम हो जाता है, नीचे दाब ज्यादा हो जाता है, और हमारा टीन ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, अगला और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, कि इसे इसमें एक और है, चौथा, जो बॉलर, जो गेंदबाज होता है, वो अपने गेंद को जो स्विम कैसे कराता है, स्विम कराता है तो एक तरफ से जो है हवा का वेग ज्यादा होता है, एक तरफ से हवा का वेग कम होता है, तो गेंद जिस
हवा ज़्यादा होती है, हवा का वेग ज़्यादा होता है, गेंद उधर कट जाती है और उसका वेग वहाँ पे ज़्यादा होने से दाब कम होता है और दाब कम होने की वजह से उधर ही वेग बॉल जो आपकी घूम जाती है। इसी को कहते हैं जब गेंद को बॉलर स्विंग कराता है तब भी वहाँ पे बर्नौली का प्रमेय लगता है। ठीक है, हमारा अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी टंकी में छेद कर दिया जाए, अगर किसी टंकी में छेद कर दिया जाए तो वहाँ कितना वेग होगा और वह टंकी कब खाली हो जाएगी और उस टंकी में कहाँ छेद करें कि हमारा पानी बहुत तेजी से निकले। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं। तो हमारी मान लीजिए टंकी है और इसमें पानी जो है यहाँ तक भरा है, मान लीजिए ये हमारा एच है। ठीक है, यहाँ पे जमीन है। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो पानी भरा हुआ है वो हमारा कैपिटल एच तक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है? कैपिटल एच तक। जो हमारी टंकी है उसमें पहली बार जमीन मतलब नीचे छेद किया गया। कहाँ? नीचे। ठीक है, पहला क्या है कि टंकी के पेड़े में छेद किया गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि कितनी देर में टंकी पूरी खाली हो जाएगी, पहला चीज। दूसरा बताना है कि कितनी देर में सॉरी कि यहाँ पर जो पानी निकल रहा है उसका वेग क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज हमें बतानी है। तो उसके लिए आपका एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, आप एक बिंदु यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। यहाँ पे जो दाब होगा वह P1 होगा और यहाँ पे जो वेग होगा वह V1 होगा और यहाँ पे जो दाब होगा वो P2 होगा और वेग V2 होगा। ठीक है, अब बताइए जो ये वाला पेंदा है, मान लेते हैं यहाँ से हमारा H1 की ऊंचाई स्मॉल h की ऊंचाई पर है। ठीक है, स्मॉल h की ऊंचाई पर। अब P1 और P2 क्या है? देखो P1 हमारा वायुमंडल में खुला हुआ है। कहाँ पे? वातावरण में खुला हुआ है। और P2 भी, P1 और P2 दोनों हमारे वायुमंडल में खुले हुए हैं। अब ये जो हमारी टंकी है यह बहुत चौड़ी है। ये टंकी क्या हमारी बहुत चौड़ी है और नीचे हमने बहुत बारीक सा छेद किया हुआ है। नीचे बहुत बारीक सा छेद किया हुआ है। तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यह पानी की सतह चल रही है। इतना वेग कम होगा, इतना वेग लगभग नगण्य के बराबर होगा। तो V1 हमारा क्या होगा? लगभग 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमारी टंकी बहुत बड़ी है और उसमें नीचे आप बहुत हल्का सा छेद कर दिए हैं। आप सतह को देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी सतह का कुछ वेग है, यानी इस बिंदु पर कुछ वेग है, वेग दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आप इन दोनों बिंदुओं पर बर्नौली का प्रमेय लगाइए। बर्नौली की प्रमेय से इन दोनों पर लगाइए। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर गतिज ऊर्जा इस बिंदु पर प्लस रो जी एच। एच कितना है इसका? एच है आपका कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। टोटल एच कितना है आपका यहाँ? एच प्लस कैपिटल एच, तो रो जी एच। ठीक है, बराबर ये कुल ऊर्जा है पहले वाले बिंदु पर, बराबर कुल ऊर्जा किस पर? दूसरे वाले बिंदु पर। P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। एच क्या है आपका? H2 का मान कितना है? स्मॉल एच प्लस रो जी एच। ठीक है, अब देखिए हमने अभी कहा था कि अगर हमारे दोनों बिंदु वातावरण में खुले होंगे, वायुमंडल में खुले होंगे, तो यहाँ पर भी दाब कितना होगा? जितना वातावरण का दाब होगा, यहाँ पर भी दाब कितना होगा? वातावरण का, क्योंकि यह बिंदु भी हमारा बाहर है, एकदम बाहर है। ठीक है, जस्ट बाहर। तो यहाँ पर दाब और यहाँ पे दाब क्या होगा? बाहर होगा। कितना होगा? वायुमंडल दाब के बराबर होगा। दोनों तरफ से ये क्या होगा? दाब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमारा V1 क्या है? 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब बचा क्या आपका? रो जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ठीक है, इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा रो जी कैपिटल एच प्लस रो जी स्मॉल एच बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो स्मॉल वाला रो जी एच कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या? रो जी कैपिटल एच बराबर हाफ रो V स्क्वायर। ये रो से रो कट जाएगा
फिर क्या बचेगा 1/2 V2 स्क्वायर बराबर GH, ये 2 से गुणा कर देंगे तो V2 स्क्वायर बराबर 2GH, V2 बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2GH। ठीक है, तो आप पहली चीज याद रखेंगे कि टंकी में कहीं भी छेद करेंगे हम, चाहे यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, टंकी में कहीं भी आप छेद करें, आपको जो वेग मिलेगा आपको 2GH, अंडर रूट में 2GH। H क्या होगा? H ऊपर से कहां पर छेद किया गया है। ये देखिए H क्या है, कैपिटल H ही है ना हमारा, यहाँ पे कैपिटल H आया, तो ये क्या बता रहा है कि ऊपर से कहां छेद किया गया, नीचे से नहीं लेना देना, ऊपर से कहां छेद किया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सीधा याद रखेंगे आप, H क्या है, ऊपर द्रव की सतह से, ऊपर द्रव की सतह से छेद किए गए बिंदु तक की ऊंचाई, नीचे से नहीं लेना हमें, केवल ऊपर से कहां तक छेद किया गया। ठीक है, अगर हम कह दें कि ये पूरा, इसको भी बाद में देखते हैं, आप ये उतार लीजिए। ठीक है, तो आप कहीं भी रहें, अगर टंकी में कहीं भी छेद कर दिया जाए तो आप समझ जाइए कि उस टंकी से जो द्रव निकलेगा उसका वेग अंडर रूट 2GH होगा। जो H लेना है हमें, उस छेद का पानी की सतह से, द्रव की सतह से कितनी ऊंचाई है, ये H लेना है, ना कि नीचे से लेना, ऊपर से लेना है। ठीक है, हो गया, आइए आगे देखते हैं। जो H लेना है, उस H को ध्यान से एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि H में ही कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए ये टंकी है, ये आपका 100 मीटर है, ये कितना है, 100 मीटर है, और हमने एक छेद यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एक छेद यहाँ पे कर दिया है, कहाँ से, टंकी की सतह से 70 मीटर ऊपर। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे कैपिटल H होगा, जो H लेना है वह कितना होगा, नीचे 70 है, हमें लेना है ऊपर वाला, तो कितना बचेगा, 30। ठीक है, ये 30, ये आप बना लीजिए कि हमें जो H लेना है ये ऊपर वाला H लेना है, ये वाला H। ठीक है, ये वाला, इसमें V बराबर अंडर रूट 2GH। ठीक है, अब इसके आगे वाला लिखेंगे, इसके आगे वाला कि छेद से निकलने वाले द्रव का आयतन कितना होगा। ठीक है, यानी Q निकालना है आपका। Q क्या हो जाएगा, केवल आप क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 और V2। A2 क्या है, उस छेद का क्षेत्रफल। अब क्या दिया रहेगा कि आपको त्रिज्या दी रहेगी या व्यास दिया रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और V2 कहाँ से आएगा, अंडर रूट 2GH से। आप दोनों का गुणा कर देंगे, इतना मीटर क्यूब प्रति सेकंड आपका द्रव आयतन में निकलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब पूछा जाएगा कि टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है टंकी को खाली होने में लगा समय। ठीक है, टंकी को खाली होने में लगा समय, ये हो गया। अब देखिए आपका जो द्रव है वह इतने वेग से निकल रहा है, वह कितने वेग से निकल रहा है, इतने वेग से, यानी इतना मीटर क्यूब प्रति सेकंड निकल रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि कुल कितना द्रव है, उसमें इससे भाग कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर कुल द्रव का आयतन, कुल द्रव का आयतन। यानी अगर आपकी टंकी है बेलनाकार टंकी है, तो आपको त्रिज्या दी रहेगी, कितनी त्रिज्या है, कहाँ तक पानी भरा ये दिया रहेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H। ये आपका क्या हो जाएगा, आयतन, कितना पानी भरा है उसका आयतन पता चल गया। और आपको पता है
कहाँ से, यहाँ से कि 1 सेकंड में इतना आयतन निकल रहा है। आयतन का मात्रा क्या होता है, मीटर क्यूब। 1 सेकंड में इतना निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 सेकंड में निकला आयतन। 1 सेकंड में निकला आयतन। 1 सेकंड में आयतन कितना निकल रहा है, इतना। तो आप उसको भाग दे देंगे तो ये आएगा क्या, ये क्या आएगा, कुल आयतन किसमें है आपका, मीटर क्यूब में। और ये क्या है, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। मीटर से मीटर क्यूब कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये आएगा आपका इतना सेकेंड समय आ जाएगा। ठीक है, इतना सेकेंड समय आ जाएगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट एकदम है पूरा, कि कोई टंकी है, टंकी में हम लोग कहाँ छेद करें कि वेग सबसे अधिक मिले, वेग सबसे अधिक मिले, ये बता लीजिए। इसको केवल आप याद कर लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं। अगला है तीसरा, कि टंकी के मध्य में छेद करने से द्रव का या निकलने वाले द्रव का वेग अधिकतम होता है। द्रव का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, तो अगर ये टंकी आपकी पूरी है और इसमें कैपिटल एच तक पानी भरा हुआ है, तो आपको कहाँ छेद करना है, आपको h/2 पे अगर आप छेद कर देंगे तो आपको पानी का वेग सबसे अधिक मिलेगा। पानी का वेग सबसे अधिक मिलेगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए टंकी है कोई, ठीक है, ये क्या है, टंकी है। यहाँ पे हमने ये पूरी ऊंचाई मान लीजिए हमारी 100 है। ये पूरी ऊंचाई क्या है, 100 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ से 20 मीटर पे छेद कर दिया। कितने मीटर पर, 20 मीटर पे छेद कर दिया। और जो वेग मिला हमें, वेग मिला मान लीजिए 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। हमारी एक टंकी है, वह 100 मीटर की है और पूरा 100 मीटर तक भरा हुआ है। हमने क्या किया, नीचे से 20 मीटर पे छेद कर दिया और वहां पे छेद करके हमने देखा कि जो वेग मिला हमें 15 मीटर प्रति सेकेंड मिला। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कहीं और ऐसा बिंदु है, क्या कहीं ऐसा और बिंदु है जहां पर टंकी में छेद कर दें और हमें वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड मिले। तो आप कहेंगे हाँ, क्या कहेंगे, हाँ। कहां पर, ऊपर से आप 20 मीटर नीचे छेद कर दीजिए। कहां पर, ऊपर से 20 मीटर नीचे छेद कर देंगे, तब भी आपको कितना वेग मिलेगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड से द्रव निकलेगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, नीचे तथा ऊपर से समान दूरी पर किए गए छेदों से निकलने वाले द्रव का वेग समान होता है। निकलने वाले द्रव का वेग समान होता है। अब इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं, अब आप ये समझ जाइए कि हमारा मध्य में अधिकतम होता है। मध्य में क्या होता है, अधिकतम। इसका मतलब इधर कम होगा, इधर कम होगा। ठीक है, कैसे कम होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। बस 2-3 मिनट और बचा है, आप देख लीजिए, खत्म हो गया। नीचे तथा ऊपर से समान दूरी पर, यानी नीचे से और ऊपर से, सतह से जहां तक पानी है, समान दूरी पर अगर आप छेद कर देंगे तो आपको पानी जो है एक समान वेग से निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको देख लीजिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लीजिए हमारी कोई टंकी है। ठीक है, ये हमारी कोई एक टंकी है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर जो छेद किया, ठीक है, जो छेद किया, ये टंकी मान लीजिए कितना हमारा, ये 100 मीटर तक है। ठीक है, कहाँ तक, 100 मीटर तक है। तो जो हमने छेद किया टंकी के यहाँ पेंदे से, वो हमने 20 मीटर पे किया है। कितना,
20 मीटर पे। और जो ऊंचाई हमारी है, क्या ऊंचाई इस जमीन से, ये मान लीजिए 40 मीटर है, मतलब ये ऊंचाई हमारी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो जो नीचे वाला छेद है वह जमीन से कितना ऊंचाई पर है, कितना, 40 मीटर। अब आप बताइए, हम सेम छेद यहाँ पे कर रहे हैं 20 मीटर पर, लेकिन कहाँ से, ऊपर से अब की बार, ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, हमें बताना है कि ये जो बेग यहाँ पे v1 है और ये बेग है v2 है, ये समान है, तो कैसे समान है, इसका रीजन बताना है। बताइए, जो द्रव यहाँ पर होगा, यहाँ पे ये बिंदु हमारा क्या है, 2 वाला, और ये बिंदु क्या हमारा 1 वाला, ठीक है, 1 2, ठीक है। जो द्रव यहाँ पर है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी है पूरी, ये पूरी 40 है, तो एम जी गुणे एच का मान 40, यानी 40 mg होगा। ठीक है, और लेकिन जो द्रव यहाँ पर कितनी ऊंचाई होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ये पूरी ऊंचाई कितनी हो गई, ये 20 निकाल देंगे। ठीक है, ये पूरा आपका 100 है, ये 20 है, तो ये पूरा 120 हो गया, 120 में से 20 निकाल लेंगे तो ये पूरा कितना हो गया, 100। यानी ये 2 पर था और 1 पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 100, एच का मान कितना, 100 mg। ठीक है, 100 mg। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दाब है, ये दाब, यहाँ पर दाब क्या है, दाब ये P2 है, यहाँ पे दाब क्या है, इतना दाब है, यहाँ पे द्रव इतना दबाए हुए है, लेकिन यहाँ पे दाब कम है, यहाँ पे दाब क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर दाब कम है, और इस दाब का मान निकालने के लिए आप इसे लिख लीजिए, दाब, दाब क्या 2 पे निकाल रहे हैं, P2 बराबर रो जी, यहाँ तक H कितना है आपका, यहाँ तक H, ये पूरा 100 था, ये आपका कितना है, 20 निकल गया, कितना बचा, 80, तो रो जी H मतलब 80। ठीक है, यानी 80 रो जी। ठीक है, 80 रो जी। ऐसे यहाँ पर कितना है, P1, 1 पे दाब कितना है, P1 बराबर रो जी एच होता है, दाब का मतलब होता है P बराबर रो जी एच। अगर द्रव में आपको बताना है कि इतने गहराई पे कितना दाब होगा, तो वह रो जी एच होता है, द्रव का घनत्व और जी, और कितनी गहराई पे आप दाब निकाल रहे हो उसका एच। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे दाब कितना होगा, रो जी एच का मान कितना है, 20, तो 20 रो जी। ठीक है, 20 रो जी। जब आप यहाँ पे देखिए इस दाब को, ठीक है, नीचे वाले पर दाब ज्यादा है और ऊपर वाले पे दाब कम है, लेकिन नीचे वाले पर स्थितिज ऊर्जा कम है और वहां पर क्या, हमारा स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। तो हमारी जो प्रमेय कहती है बर्नौली की, वो क्या कहती है, 1 पर कुल ऊर्जा बराबर 2 पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। ठीक है, तो 1 पर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा 100 mg प्लस 20 रो जी। ठीक है, ये बराबर होगा 2 पर कुल ऊर्जा, 2 पर कुल ऊर्जा कितनी है, 40 mg प्लस 80 रो जी। ठीक है, 80 रो जी। तो आप जब इनको सरल करेंगे, हम इस रो जी और आपका दोनों तरफ से रो जी जी कट जाएगा। ठीक है, जी काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 100 m प्लस यहाँ पे 20 रो बराबर यहाँ पे 40, जी जी कट जाएगा, 40 m प्लस 80 रो मिलेगा। ठीक है, आप जब इस द्रव्यमान को हटाएंगे, है ना, द्रव्यमान को हटाएंगे और इस रो को हटाएंगे, तो आप देख रहे हैं 100 और 20 कितना हो गया, 120, और 80 और 40 120, यानी हमारी कुल ऊर्जा जो है यहाँ पर समान है, यहाँ पर क्या है, कुल ऊर्जा समान है, इसलिए हमारा वेग भी क्या होगा, समान होगा। तो बस इतना याद रखिए कि टंकी में नीचे वाले पेंदे से जितना ऊपर छेद करें और सेम छेद अगर उतनी ऊंचाई पर ऊपर से नीचे वाले करें,
तो हमें वहां पर दोनों पर वेग समान मिलेगा। यहीं पे हमारा ये खत्म हो रहा है। धन्यवाद।